वेलकम टू लेजेंड प्रेप, योर गेटवे टू सक्सेस। तो जैसा कि हम सारी सीरीज को भी कंटिन्यू करते आ रहे हैं, 3 क्लासेस हमारी हो गई हैं और 3 बची है। तो हम 50% हमने ऑलरेडी काइंड ऑफ कवर कर लिया है और 50% अभी हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा बोलने की अब कोई सेंस बनता भी नहीं है ना। तो बस विदाउट एनी फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना है। वर्ड पूछा जाएगा आपसे और आपको सिंपली बस मीनिंग बताना है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। तो इसीलिए इतना भी डरना नहीं है। पैसेजेस आते हैं कभी कभार, बट बहुत सिंपल पैसेजेस आते हैं जो आते हैं, अगर आप देखोगे जामिया परस्पेक्टिव से एटलीस्ट। तो इसमें दिया हुआ है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज प्लेनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 305 306। अब देखो इसमें एक चेंज है। हम पैसेज पढ़ रहे हैं पैसेज पढ़ने के लिए, लेकिन हमें साथ में लॉ भी अगर पता चल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। तो दिक्कत इसमें ये है कि अगर आप यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड देखोगे तो वो तो अभी भी है ना, वो तो अभी भी ऑफेंस है। बट यहीं पे अगर सुसाइड जो पनिशेबल था 309 आईपीसी के अंदर, अब वो नहीं है। अब 226 बीएनएस के अंदर जो है सुसाइड एज अ टूल ऑफ एक्सटोर्शन बैन हो गया है, पर 309 अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है। तो दैट इज समथिंग यू कैन कीप इन माइंड। ये काफ़ी बार अब इसमें बीएनएस के जो चेंजेस हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो एनीवे इसमें पूछ रहे हैं कि द पर्सन कमिटिंग सुसाइड शुड नॉट बी। तो हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा कि भाई कौन नहीं होना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट डील्स विद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन इन स्टेट्स इफ एनी पर्सन ऑफ 18 years of age, any insane person, any delirious person, idiot person, or any person in state of intoxication commits suicide, whoever awaits the commission of suicide shall be punished with death or imprisonment of life or imprisonment of a term not exceeding 10 years। ठीक है। As against text section 306 speak of abatement of suicide in general and lays down that if any person commits suicide, whoever abates the commission of suicide shall be punished। Okay, तो देखो इसमें लास्ट के जो पैराग्राफ है वो सिंपली बात कर रहे हैं पनिशमेंट के रिगार्डिंग, है ना, कि कितना डिस्क्रिप्शन होगा, पनिशमेंट कितनी मिलेगी। तो 10 साल तक मिल सकती है, फाइन मिल सकता है। 306 मतलब कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अबेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सुसाइड के बारे में। फिर ये 305 के बारे में इन्होंने अच्छे से थोड़ी बहुत नहीं बात की है, लेकिन इन्होंने बताया है कि भाई द फर्स्ट डील्स विद, यानी कि ये ऑलरेडी रेफर कर रहा है 305 को। यहाँ पे एक्सप्रेसली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये आराम से पता चल रहा है इन्फ्रेंस से हमें। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन कवर्ड है, एडल्ट, सीनियर सिटीजन, वुमेन या न्यूबॉर्न, इनमें से कौन के बारे में बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, हमें बस टेक्स्ट को पढ़ना है और टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें बस यहाँ पे जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, देखो कि भाई द फर्स्ट डील विद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड, इंसेन पर्सन, ठीक है, एंड इफ एनी पर्सन 18, एनी इंसेन पर्सन, डेलिलियस पर्सन, इडियट पर्सन, पर्सन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन कमिट सुसाइड। तो भाई इसमें एडल्ट के बारे में बात हो रही है? नहीं बात हो रही है। एक एडल्ट सेन पर्सन, एडल्ट पर्सन का मतलब ये नहीं होता इडियट पर्सन अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली अ वुमेन, वुमेन के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही है। सीनियर सिटीजन के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही है। पर न्यू बॉर्न के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, क्योंकि सुसाइड ऑफ चाइल्ड लिखा है तो यहाँ पे न्यूबॉर्न के बारे में बात हो रही है, तो बस ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो आपको बहुत ही ईजी होता है, बस आपको पता लगाना होता है कि भाई वो कहाँ दिया गया है। मतलब एक तरह से ना ये इंग्लिश पैसेज ही है, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट इवन लीगल। अगर आपको लीगल की नॉलेज है तब आपको हेल्प होती है, नो डाउट, बट जनरली ये इंग्लिश के पैसेज ही है। अगर ऐसे पैसेज आपको कभी लीगल में वो दे देंगे तो। अब है पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन ड्राइविंग रैशली, यानी कि कोई भी पर्सन जो है रेकलेसनेस दिखा रहा है ना। रैशली का मतलब क्या होता है? रैश, रैश का मतलब कि भाई केयर ही नहीं है। द लैक ऑफ रिगार्ड, द लैक ऑफ रिगार्ड फॉर प्रॉपर केयर, प्रॉपर प्रिकॉशन। तो ये सारे के सारे चीज़ें क्या होती है? रैशनेस को दिखाती है। दिखाती है कि भाई जैसे कोई नेग्लिजेंस है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या कर रहा है वो, एक केयरलेसनेस को एक्सप्रेस करती है उन सब चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे मिस्टर तिवारी है, अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। अब गाड़ी जो है वो चला रहे हैं एकदम, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई 50 किलोमीटर का हो, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और उन्होंने दारू पिया हुआ है, अल्कोहल पिया हुआ है, उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड है वो कम्प्लीटली, और वो चला रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको बस ये मतलब है कि भाई गाड़ी जो है किसी भी हालत में 200 किलोमीटर तक मेरे को बस पहुँचानी है। सीधी सी बात है, 200 किलोमीटर पहुँचेगी भी नहीं, 150 किलोमीटर तक लिमिट है उनकी गाड़ी में। तो यहाँ पे पुलिस जो है उनको फाइनली बुक करती है और बोलती है कि भाई ऐसे कैसे चल रहे हो भाई, किसी को ठोक वोक दोगे फिर, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ड्रंक हो। तो यहाँ पे उसे विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए जो है वो पकड़ लेती है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई एक्ट ऑफ पुलिस जो है वो लॉफुल है या वो लॉफुल नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है कि पुलिस के पास, हमारे पास प्रिंसिपल में क्या दिया हुआ है? पावर है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें येस वाले ऑप्शन में देखना है। येस बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग रैशली। दूसरा, येस बिकॉज द पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट द पर्सन ड्राइविंग रैशली।
तो देखो पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन ड्राइविंग एक्चुअली मोर बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि भाई देखो अगर मिस्टर तिवारी सिर्फ रैशली ड्राइव कर रहे हैं तो इससे हमें ये तो नहीं पता चल रहा ना कि पुलिस का एक्शन लॉफुल क्यों है। हमें इसलिए पता चल रहा है पुलिस का एक्शन लॉफुल है क्योंकि पुलिस के पास पावर है जो कि लॉ ने ही उन्हें दी है कि अगर कोई भी पर्सन रैशली ड्राइव करता है तो उसको वो पकड़ सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या है, कंप्लीट आंसर है, और ऑप्शन सी क्या है, इनकम्प्लीट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर आता है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly includes the person so put in fear to deliver any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted to valuable security commits extortion। तो हमने पुराने ही लेक्चर में रॉबरी पढ़ा था और रॉबरी बाय थेफ्ट पढ़ा था, और मैंने बताया था आप लोगों को कि रॉबरी जो है दो टाइप्स की होती है, रॉबरी बाय थेफ्ट, रॉबरी बाय एक्सटोर्शन। तो यहाँ पे एक्सटोर्शन के बारे में डायरेक्टली बस बात हो रही है। तो एक्सटोर्शन का मतलब क्या है, धमकाना, किसी को धमका के कोई चीज़ उससे लेना, है ना। तो यहाँ पे बस वही बोल रहा है कि अगर आप किसी भी पर्सन को एक गलत इरादे से यानी कि डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हो, फुसलाते हो उस पर्सन को कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, कोई भी सामान वैल्यूएबल है, सिक्योरिटी है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, मान लो प्रॉपर्टी की डीड है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आप जो डिलीवर करते हो, डिलीवर करवाते हो, क्यों? क्योंकि वो डर के मामले से, जैसे कि मेरे को जान को खतरा है एक्सेट्रा, उसकी वजह से आपको डिलीवर कर रहा है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक्सटोर्शन करते हो, है ना, एक्सटोर्शन करते हो। तो यहाँ पे ए जो है वो थ्रेटन करता है कि भाई बी को मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो है भाई ये आरोप लगा दूंगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दूंगा, तुम्हारी पूरी इज्जत गिरा दूंगा समाज में, और अगर तुम मेरे को 5 लाख रुपए नहीं देते हो। तो ये क्या है, धमकी देना, है ना, धमकी दे रहा है। और किस लिए दे रहा है? क्योंकि उसे 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो चाहता है कि बी उसे डिलीवर करे एक सर्टेन वैल्यूएबल, है ना, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे ए जो है क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है बी को गिव मनी करने के लिए। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई ए ने क्या किया है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, हमारा प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, एक्सटोर्शन दिया हुआ है, तो बस एक्सटोर्शन हो गया। बहुत बार सिंपल होते हैं इसीलिए, तो आपको बस प्रिंसिपल को पढ़ना है, देखना है कि फैक्ट्स मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड दैट्स इट। फिर ऑप्शन आपका ईजी हो जाता है बहुत बार। फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब देखो ये भी आई थिंक पहले लेक्चर में हमारा डिस्कस हुआ था, बट अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने मिरर इमेज का रूल पढ़ा था पिछले ही वाले लेक्चर में, है ना, मिरर इमेज का रूल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब आप एक्सेप्टेंस करते हो ना, तो आप कंडीशन नहीं लगा सकते हो, आपको एब्सोल्यूट करना पड़ता है। लाइक मान लो ए ने एक ऑफर किया, ए ने एक ऑफर किया जिसमें वो दो चीज़ें ऑफर कर रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ों को साथ ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे बी जब एक्सेप्टेंस करेगा इस पर्टिकुलर ऑफर का, सहमति देगा इस ऑफर को, जिससे, है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई बोल सकता मैं 1 को एक्सेप्ट करता हूँ 2 को नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, उसे पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। साथ में वो ये भी कंडीशन नहीं लगा सकता, अच्छा मैं आपका ऑफर तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट क्या मेरे को इसके साथ आप वो दे दोगे तभी मैं इसको मानूंगा। तो वो क्या है, कंडीशन लग गई, यानी कि वो काउंटर ऑफर हो गया अगेन। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस जब भी होती है तो एब्सोल्यूट होती है, अनक्वालिफाइड होती है। जो भी ऑफर है आप उसको जैसे कि तैसा एक्सेप्ट करोगे, वैसे कि वैसा आप उसको वापस दे दोगे कि हाँ मेरी सहमति है। तो यहाँ पे ए जो है वो एक प्रपोजल यानी कि ऑफर मतलब मेक करता है। ए कौन है यहाँ पे, ऑफरर हो गया, क्योंकि वो प्रपोजर है ना, प्रपोजर भी कह सकते हैं उसे यहाँ पे। तो ए प्रपोजर है, और बी जो है उसको वो मोटरसाइकिल बेचने का ऑफर कर रहा है ना, मोटरसाइकिल। और कितने रुपए के लिए, फॉर 25,000, 25K लिख लो यहाँ पे। और बी जो है यहाँ पे बायर है, तो यानी कि बी क्या है, एक ऑफरी है, बी एक ऑफरी है ना, बी एक ऑफरी है। तो यहाँ पे बी एग्री करता है बाई करने के लिए 24,000 में। वो बोलता है नहीं भाई यार तुम 25 बहुत लगा रहे हो, चलो 1,000 कम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि भाई ठीक है 24 में दे दो। तो यहाँ पे ए क्या करता है, वो सी को अपनी बाइक बेच देता है 26K के लिए, उल्टा। वो बहुत अच्छा हो गया उसके लिए, तो वो तो 25 में दे रहा था बी को, यहाँ पे 26 में दे दिया उसको। तो यहाँ पे बी जो है वो स्यू करता है ए को डैमेजेस के लिए, ठीक है। बी जो है वो स्यू करता है कि भाई अरे यार तुम तो मेरे साथ डीलिंग कर रहे थे, तुमने उसको कैसे बेच दी। बट यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सेप्टेंस थोड़ी ना हुआ है यहाँ पे। तो भाई डिमांड हुई बी की तरफ से कि भाई 24,000 है, 24,000 में बेच दो। नो, उसने जैसे ही 24,000 एक नया प्राइस सेटअप किया, तो वो क्या हुआ, उसकी तरफ से ऑफर हुआ। जो एक्सेप्टेंस उसको कौन दे सकता है, ए दे सकता है। ए ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, ए ने अपना ऑफर सी को दिया और सी ने एक्सेप्ट कर लिया, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच हो गया। तो यहाँ पे बी जो है उसको कोई डैमेजेस नहीं मिलने वाले, क्योंकि भाई ऑफर ही नहीं हुआ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई ऑफर की, तो बस एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। फिर आता है लॉ नेवर इन्फोर्सेज एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस, ठीक है। लॉ मतलब कि कभी भी एक ऐसा प्रॉमिस इन्फोर्स नहीं करता जो इम्पॉसिबल है, यानी कि कोई ऐसा प्रॉमिस जो आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस अगर आप जाके देखोगे
तो वो होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। दोनों सेक्शन 2A में दिया, ये सेक्शन 2B में दिया हुआ है। तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस है, प्रॉमिस ये हमारा सेक्शन 2C में डिफाइन है, कंसिडरेशन सेक्शन 2D में डिफाइन है, एग्रीमेंट 2E में डिफाइन है। तो प्रॉमिस जो है हमारा वो इन्फोर्स होना चाहिए, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, यानी कि प्रॉमिस पहले एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन ऐड होगा और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होगा। बट कभी भी अगर मान लो वो प्रॉमिस इम्पॉसिबल है तो लॉ कैसे इन्फोर्स कर सकता है उसे। ए बोलता है बी को कि भाई मैं तुम्हारे लिए खजाना ढूंढ लूंगा जादू से। भाई जादू एग्जिस्ट करता है, नहीं करता ना, मैजिक। तो भाई सीधी सी बात है, इम्पॉसिबल है। कोर्ट कैसे इन्फोर्स कराएगा, को कैसे मतलब कि बोल सकता है ए अरे भाई तुम किसी से मैजिक सीख के और करो ऐसा काम जो तुमने बोला है बी को, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लॉ जो है इन्फोर्स नहीं करेगा। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपको बात कर रहे हैं लॉ विल इन्फोर्स प्रॉमिस, तो ऑप्शन है करेक्ट। फिर आता है हमारे पास कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये तो हम पूरा ही डिस्कस करते आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हमारा, सेक्शन 2H में दिया हुआ है। एग्रीमेंट कहाँ है हमारा, सेक्शन 2E में दिया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, कॉन्ट्रैक्ट होता है वही एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अपने आप में कुछ नहीं होता। एग्रीमेंट जब बाइंडिंग होता है, एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्ट में, कोर्ट ऑफ द लॉ में, तभी उसकी वैल्यू होती है। वरना आए दिन लोग एग्रीमेंट करते रहते हैं आपस में कि अरे भाई चलो मूवी देखने चलेंगे, फिर नहीं चलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप अपने दोस्तों को स्यू करने लग जाओगे आप। तो यहाँ पे पी जो है वो इनवाइट करती है डी को अपने घर में डिनर के लिए, अपने घर में इनवाइट करती है डिनर के लिए। डी एक्सेप्ट कर लेता है पी का इनविटेशन, लेकिन फिर वो आता नहीं है। तो यहाँ पे डी जब नहीं आता है तो पी को लगता है बड़ा बुरा, और इसलिए वो डी के अगेंस्ट क्या करती है, सूट फाइल करती है कोर्ट में कि भाई यहाँ पे मैंने इसके लिए खाना बनाया था इतना अच्छे से, वो बर्बाद चला गया, मेरे को पैसे चाहिए अब डी से, मेरा बर्बाद हो गया पैसा। तो यहाँ पे लॉ इन्फोर्स करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है, एक मेयर सोशल एग्रीमेंट है एट द एंड ऑफ द डे, है ना, एक मेयर सोशल एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको देखना है कि भाई लॉ इन्फोर्स नहीं करा तो क्यों नहीं करा। तो येस आई कैन रिकवर द अमाउंट, हो ही नहीं सकता। फिर नो एज डी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन इन राइटिंग, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर नो बिकॉज द लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्रिवियल थिंग्स, ये भी गलत है। भाई ट्रिवियल थिंग्स की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो सोशल एग्रीमेंट है सिंपली, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर है मास्टर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ ए सर्वेंट एज लॉन्ग एज ही कैन कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए सर्वेंट, ठीक है। यानी कि मास्टर जो है, अब देखो इसमें अगेन दो प्रिंसिपल है, टॉर्ट का कॉन्सेप्ट है क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। दूसरा है रिस्पोंडेंट सुपेरियर, रिस्पोंडेंट सुपेरियर, रिस्पोंडेंट सुपेरियर और क्यू फैसिट पर एलियम पर से, ठीक है। यानी कि रिस्पोंडेंट सुपेरियर सिंपली बोलते हैं कि जो भी आपका सुपेरियर है, जो भी आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, वो आपके एक्शंस के लिए लायबल होगा, है ना। यानी कि आप अपने सबऑर्डिनेट के एक्शंस के लिए लायबल होते हो, रिस्पोंडेंट सुपेरियर मतलब कि अपने सबऑर्डिनेट के लिए आप आंसर करोगे। और क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से बोलता है कि ही वो एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, यानी कि अगर आप किसी और के थ्रू अपना काम करवा रहे हो तो ऐसा ही माना जाता है कि भाई आप खुद ही वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी का। और वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है, रिलेशन होता है, एक पर्टिकुलर रिलेशन। क्या रिलेशन होता है कि कोई भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे पहली बात तो होना चाहिए, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए, और साथ में एक डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर स्पेशल रिलेशन का होता है। लाइक क्या होता है, मास्टर सर्वेंट के बीच जो होता है, या फिर पार्टनर्स कह लो, या फिर प्रिंसिपल एजेंट कह लो, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कह लो, इनके बीच एक स्पेशल रिलेशन है। बट ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ शेयर नहीं होता है, सेव सम एक्सेप्शंस। तो इसीलिए कंट्रोल बहुत होना चाहिए। कंट्रोल किस तरह का होना चाहिए, कंट्रोल सिर्फ इस पे नहीं होना चाहिए कि भाई काम क्या हो रहा है, कंट्रोल इस पे नहीं होना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है। इसीलिए डिस्टिंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में। इसमें हमने डिटेल में लेक्चर लिया है ये क्लासेस में, तो जो लोगों ने देखा हुआ है उनको तो पता ही है। तो यहाँ पे ए जो है एक टैक्सी एजेंसी ओन करता है, ठीक है, ए है यहाँ पे, और वो एक टैक्सी एजेंसी को ओन करता है, एक टैक्सी एजेंसी है उसकी अपनी, और वो हायर करती है बी को, वो बी को हायर करती है अपनी एक गाड़ी चलाने के लिए। सीधी सी बात है, बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ड्राइवर्स एम्प्लॉय होते हैं, तो वो बी को भी हायर करती है। अब 1 जनवरी 2021 को सी जो है एक कस्टमर है, वो ड्रॉप मतलब कि कॉल करता है एक ही टैक्सी एजेंसी को और बोलता है कि भाई मेरे को जो है अपने वर्क में जाना है, तो एक गाड़ी मेरे लिए मतलब भिजवा दीजिए, जैसे यूबर होता है ना, तो वैसे ही।
तो यहाँ पे ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से क्या होता है, वो कार जो है रोड डिवाइडर को हिट कर देता है और सी जो है उसको इंजरी हो जाती है और वो स्यू करता है ए को डैमेजेस के लिए। तो यहाँ पे सीधी सी बात है भाई कि वाइकेरियस लायबिलिटी होगी। क्यों नहीं होगी वाइकेरियस लायबिलिटी? बिकॉज मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। तो ए मास्टर है किसकी? बी की, और बी गाड़ी चला रहा है, बी ने हिट किया है जिसकी वजह से सी को इंजरी हुई है ना। ड्राइवर कौन है? बी है। तो बस ए लायबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट। बाकी तीनों के तीनों नॉट लायबल बात कर रहे हैं, तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है दूर दूर से। फिर आता है अटेम्प्ट इज एन एक्ट डन विद द इंटेंट टू कमिट क्राइम एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एक्चुअल कमीशन इफ नॉट इंटरप्टेड। यानी कि ये बोल रहा है कि कोई भी चीज़ है, मान लो है ना, मान लो आप बहुत देर से पेन को फेंकने की कोशिश कर रहे हो, पेन को फेंकने की कोशिश कर रहे हो, बट अचानक से पेन को फेंकने की कोशिश करते करते आप रोक देते हो अपने हाथ को। जैसे ही वो फेंकने वाला है आपके हाथ से, तो आपने क्या किया? आपने अटेम्प्ट किया, यहाँ पे आपने फेंका नहीं। यानी कि आपके हाथ से वो चीज़ जा सकती थी, लेकिन आपने क्या किया? रोक लिया उसे, सक्सेसफुल अटेम्प्ट से रोक लिया। तो अगर कोई चीज़ सक्सेस हो जाती है तो अटेम्प्ट थोड़ी ना रहती है, तब तो वो अकॉम्प्लिशमेंट कहलाएगा। बट अगर वो चीज़ अटेम्प्ट नहीं, मतलब अटेम्प्ट कब कहलाती है? जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है लेकिन कोई ना कोई उसमें इंटरप्शन आ गया, पता नहीं कैसे। या तो आपने खुद ही इंटरप्ट कर दिया या तो किसी और ने इंटरप्ट कर दिया, तो वहाँ पे वो क्या होता है? अटेम्प्ट होता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो अचीव नहीं हो पाया। यहाँ पे ए है, ए का इंटेंशन होता है बी को मर्डर करने के लिए, ठीक है। ए का इंटेंशन होता है बी को मर्डर करने के लिए, जिसके लिए वो पॉइजन को परचेज करता है। परचेज करता है पॉइजन को, है ना। ए इंटेंटिंग टू मर्डर बी बाय पॉइजन परचेजेस पॉइजन एंड मिक्सेस द सेम विद अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पानी में वो पॉइजन लेता है और मिला देता है इसको, और ये जो है एक बियरर यानी कि वेटर एक तरह से मान लो उसको, वो दे देता है बी को सर्व करने के लिए। अब वेटर जब उस पानी को ले जा रहा होता है, वो अपना बैलेंस लूज कर देता है, ठीक है, बैलेंस लूज कर देता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो फ्लोर पे ही गिर जाता है और वो पहुंच नहीं पाता बी को। बट यहाँ पे अगर ये पानी जो है बी को पहुंच जाता और बी पी लेता तो क्या होता? तब तो बी की मौत हो जाती, यानी कि ए सक्सेसफुल हो जाता। तो ये क्या है? अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्ट हो गया। लेकिन अगर ये इंटरप्ट नहीं होता तो ये एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम हो जाता। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है? ए ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है ना। ए ने क्या किया है? अटेम्प्ट टू मर्डर। ऑप्शन सी करेक्ट। फिर आता है इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन इज एक्शनेबल इन लॉ। इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन इज एक्शनेबल इन लॉ। यानी कि पी एंड डी है, मान लो। इसको देखो एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। मैं थ्योरी समझाऊंगा, इसमें इतना समझ नहीं आएगा। इसमें बहुत ही क्योंकि क्लियर इलिस्ट्रेशन है कि अगर आप किसी पे भी अपनी डिज़ायर से, अपने फोरसाइट के साथ इंक्लूड करते हुए, है ना, डिज़ायर प्लस फोरसाइट होता है इंटेंशन, तो अपनी इच्छा से मतलब कि किसी और के ऊपर अगर फोर्स लगाते हो तो वो क्या है? एक्शनेबल होता है लॉ में। यानी कि उसके लिए वो पर्सन जो है आपको स्यू कर सकता है। तो अब यहाँ पे पी एंड डी है, एक दोनों का कुछ भी आपस में लेना देना नहीं है, एकदम स्ट्रेंजर्स है। अब जैसे ही पी बैठ रहा होता है, डी को लगता है अरे यार चलो मजाक करते हैं थोड़ा, और वो उसकी चेयर खींच लेता है, जिसकी वजह से पी जो है गिर जाता है और उसको इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है? उसने इंटेंशनली कॉज किया है ना, चेयर पुलिंग जो किया है। अब देखो बच्चे जब थे सब लोग ऐसा करते थे, वो अलग बात है। बट अगर आप एडल्ट्स के साथ ऐसा करोगे तो वो बैटरी में आता है, ठीक है, वो पनिशेबल होता है। ये मैटर नहीं करता ना टॉर्ट में कि कितनी इंजरी हो रही है, मैटर ये करता है इंजरी हो रही है या नहीं, और आपकी वजह से हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे इंटेंशनल एप्लीकेशन हो रहा है फोर्स का, बिल्कुल हो रहा है ना। इंटेंशनल एप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इंटेंशनल एप्लीकेशन हो रहा है अगर आप देखोगे। बट यहाँ पे क्या है? डी इज नॉट लायबल एज इंजरी इज नॉट डायरेक्टली कॉज। ये कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। बी इज नॉट लायबल एज सच जो सर कॉमन इन सोसाइटी, बिल्कुल गलत भाई, ये लीगल रीजनिंग भी नहीं है। फिर डी इज नॉट लायबल एज पी इज नॉट सीरियसली इंजर्ड, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। डी इज लायबल एज दी इंटेंशनली कॉज इंजरी टू पी, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर आता है कंसेंट इज अ गुड डिफेंस इन अ सिविल एक्शन फॉर टॉर्ट बट द एक्शन शुड बी द सेम फॉर विच द कंसेंट वाज गिवन। ठीक है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि देखो हमने पिछले ही क्लास में वॉलेंटरी नॉट इंजूरिया पढ़ा था, तो आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट इट। बट बात सिंपली बस इतनी है यहाँ पे कहने की, मतलब अगर मैं आपको कंसेंट दे रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, तो उसी चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा हूँ। तो यानी कि आप किसी और चीज़ को ऐड नहीं कर सकते उस चीज़ में। अगर मान लो मैंने कंसेंट दिया एक्ट नंबर ए के लिए, एक्ट नंबर ए के लिए, तो आप एक्ट नंबर बी के लिए अपने आप से, जो भले ही कितना भी क्लोजली लिंक्ड हो एक्ट नंबर ए से, उसके लिए आप अपने आप ऑटोमेटिकली कंसेंट मेरा एज्यूम नहीं कर सकते हो, अपनी मंजूरी एज्यूम नहीं कर सकते हो कि अरे भाई इस बंदे को क्रिकेट अच्छा लगता है तो फुटबॉल भी अच्छा लगता ही होगा, सारे स्पोर्ट्स पसंद ही होंगे, ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हो। मैंने जितना कंसेंट दिया है, जितने चीज़ के लिए कंसेंट दिया है, उतना ही कंसेंट वैलिड माना जाएगा। उसके बियॉन्ड अगर आप करते हो तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बी जो है, बी को क्या है? इन्वाइट करता है ए अपने घर में, दोनों दोस्त हैं तो इन्वाइट करता है। अब बी जो है अपना ड्राइंग रूम में बैठा है, गेस्ट आते हैं तो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, है ना, सिंपल सी बात, तो बैठा हुआ है। लेकिन अचानक से वो उठ के उसके बेडरूम में चला जाता है, उसके बेडरूम में चला जाता है। तो यहाँ पे ए क्या करता है? स्यू करता है बी को ट्रेसपास के लिए। तो यहाँ पे भाई जो परमिशन मिली है ना, जो परमिशन मिली है वो किसके लिए मिली है?
ड्राइंग रूम में बैठने के लिए मिली है। इनविटेशन किसको मिला है? घर में मिला है और बैठने के लिए मिला है। जनरली एक गेस्ट होता है उसको ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, बेडरूम में नहीं बैठाते। और अगर उसे बैठना भी होता है तो वो पूछता है, परमिशन लेता है पहले। तो यहाँ पे उसने क्या किया है? ट्रेसपास किया है, क्योंकि ए ने कंसेंट जो दिया था वो बेडरूम के लिए नहीं दिया था। तो यहाँ पे बी हैज कमिटेड ट्रेसपास एज देयर वाज नो कंसेंट ऑफ ए फॉर एंट्री इन बेडरूम, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। इफ़ यू एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट, है ना। डिस्क्रिप्शन में हम सबका कॉन्टैक्ट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट एंड ऑल फॉर द कोर्स ऑप्शंस। अभी अच्छा खासा हमारा कोर्स चल रहा है, तो यू कैन बाई, अब 2 ही महीने बस जामिया में रह गए हैं। तो अगर आपको सीरियस हो आप प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और आपको लगता है कि आपका काफ़ी अच्छा मतलब बैकलॉग्स रह गया है, या अभी आप बस स्टार्ट कर रहे हो, या अभी आपको लगता है कि थोड़ी और गाइडेंस चाहिए कि कैसे नेविगेट करना है, तो कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप या तो लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।